24 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, एक फेज में इलेक्शन होना है महाराष्ट्र में, तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो गया है उसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देखा गया था जिस तरह से दोनों ही पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, सभी ने इस चुनाव की काफी इंतजार किया था। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही अल्पसंख्यक मंत्री यहाँ पहुंचे थे, विनोद तावड़े, उनका साफ तौर पे कहना था कि आज तारीख का ऐलान हो चुका है और उन्हें उम्मीद है कि जो गठबंधन है उनका शिवसेना के साथ 2 दिनों में जाहिर हो जाएगा और इस बार 220 सीटें वो जीतेंगे। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर है। साथ ही जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो तारीख बताई, जो खर्च बताया, जो रूल और रेगुलेशन बताए, इसकी भी उत्सुकता थी और खास करके उन उम्मीदवारों के लिए जिनका नाम इस चुनावी लिस्ट में आ सकता है। फिलहाल किसी भी पार्टी ने अब तक अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किया। एनसीपी ने 5 नामों की घोषणा जरूर की है, एमआईएम ने 3 नामों की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अब भी अपने नामों की घोषणा नहीं की है। और जिस तरह से पूरी चुनावी माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, कल अमित शाह भी मुंबई में है और इस दौरान वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। तो एक चुनावी माहौल साफ तौर पे महाराष्ट्र में बन चुका है। तारीख की घोषणाओं के बाद अब जल्द से जल्द युति होगी और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है वो जारी होगी। जी बिल्कुल वसीम, और क्या माना जा रहा है कि कौन कौन से बड़े चेहरे जो है महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में उतरने वाले हैं? देखिए, इस बार के जो चुनाव है काफी अहम इसलिए भी माने जा रहे हैं कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके टिकट भी कट सकते हैं। कई बड़े नाम हैं जो इस नए लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई बड़े नाम विपक्ष के शामिल हुए हैं। खास करके कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन्हें टिकट दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस से शामिल हुए हैं, उन्हें इंदौर से टिकट दिया जा सकता है। जिस तरह से देखा गया है कि 2-3 विधायक और भी यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। और खास करके जो बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं और जो जिस मंत्री पद से हट चुके हैं उन्हें भी टिकट दिया जाएगा, जिसमें एकनाथ खड़से हैं, खुद अल्पसंख्यक मंत्री विनोद तावड़े होंगे, आशीष शेलार हैं। तो ऐसे बड़े नाम बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पे कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी सूची 50 नामों की लगभग बन चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, जो आज या कल में लोगों के सामने भी आ सकती है। इसमें भी बड़े कई नाम है, जिसमें अशोक चौहान है, अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार हैं, सादिक थोरात हैं, नसीम खान है, वर्षा गायकवाड़ है। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो कई ऐसे जगहों पर रिप्लेसमेंट भी देखा जा सकता है। जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता बीजेपी और शिवसेना में शामिल हुए हैं, तो कई बड़े नामों को रिप्लेस करते कई नए यूथ को भी चांस दिया जा सकता है। जिस तरह से शरद पवार ने भी बाकायदा अपनी सभाओं में साफ तौर पे कहा कि यूथ को सबसे ज्यादा यहाँ पे चांस दिया जाएगा। जी बिल्कुल वसीम, और इस इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस किस पोजीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी झटके लगे हैं कांग्रेस को महाराष्ट्र से, तो इस असेंबली इंतखाबात को लेकर के कांग्रेस की पोजीशन कैसी दिख रही है? देखिए, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रहा है। भले ही दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान साथ कर दिया, 125 सीटों की बातें कह दी है, लेकिन अब भी जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना आपस में चुनाव लड़ते हैं तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उनकी जो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी 122 सीटों पर थी, 62 सीटों पर शिवसेना है और इस बार गठबंधन उनके साथ आरपीआई होगी। तो ऐसे जो गठबंधन में इनकी जो सीटें बढ़ती नजर आ रही है, जो आंकड़ा बता रहे हैं जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, उनका साफ तौर कहना है कि अगर हम गठबंधन में लड़ते हैं तो 200 सीटों के पार जाते हैं। अगर अकेले लड़ते हैं तो हो सकता है कि शिवसेना की कुछ सीटें बढ़े, बीजेपी कुछ सीटें बढ़े, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस तरह की जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस और एनसीपी के जो बड़े नेता थे वो बीजेपी और शिवसेना की तरफ रुख कर चुके हैं। अगर बात करें मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में, तो उन इलाकों में भी कई बड़े नेता हैं। गणेश नाइक है, नई मुंबई से चले गए तो एक बड़ा झटका वहां मिल सकता है। कोकन में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है नारायण के जाने के बाद। तो ऐसे कई इलाके हैं जहां पे काफी दिक्कतें कांग्रेस के लिए है और एनसीपी के लिए है। तो इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है। जिस तरह से देखा गया कि शरद पवार चुनाव से पहले कई सभाएं कर रहे हैं, लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, वहां के नेताओं से मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दों के जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के कर्ज की माफी की बात हो या फिर गवर्नमेंट के जो फेलियर्स है। ऐसे कई मुद्दे वो यहाँ पे लोगों के सामने उपस्थित कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी किसी के जाने से रुकती नहीं
नहीं है। पार्टी में जो लोग हैं नए चेहरे को प्राधान्य देंगे और जो इस पार्टी को छोड़ कर गए हैं उन्हें हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल वसीम, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह के बयान शिवसेना ने दिए हैं, क्या लगता है कि ये इत्तेहाद जो है कितना जो है कामयाब होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के फिर से कोई मुद्दा उठ सकता है? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही नेताओं ने साफ तौर पे खास करके बीजेपी और शिवसेना के तरफ से क्लियर कर दिया कि 2 दिनों के अंदर इनके गठबंधन को लेकर किसी न किसी तरह का ऐलान कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अभी किसी भी तरह की कोई खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से देखा कल हमने उद्धव ठाकरे से बात की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो चुकी थी, उसी के आधार पर यहाँ पे बंटवारा होगा। और जो एक सूची है शिवसेना की वो खुद मुख्यमंत्री ही बना के देगी, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए उनकी जो बातें ऑलरेडी मुख्यमंत्री और अमित शाह के सामने हो चुकी। तो वहीं पर चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का, उनका कहना था कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन जरूर होगा। दोनों ही तरफ से अलग अलग बयान जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक बात इसमें कॉमन है कि दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीद है कि अगर एक साथ वो चलते हैं इस गठबंधन में तो एक सीट शेयरिंग के साथ साथ उनकी जो संख्या बल है वो भी बढ़ जाएगी और उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकार बनने में, ये इनका मानना है। तो सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना और बीजेपी 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला लेके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। जी, तो वसीम, अगर 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलता है, ऐसे में अगर शिवसेना जो है इस इत्तेहाद से पीछे हट जाती है तो फिर इस असेंबली इंतखाबात में किस तरह की पोजीशन दोनों की रहेगी? देखिए, अगर 50-50 के फॉर्मूले को लेकर अगर बात नहीं बनती है तो किस तरह से जाएगी ये कहने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हमने बड़े नेताओं से बात की, उद्धव ठाकरे से बात की, तो उनका लगभग ये मानना है कि एक सम्मानजनक जो सीट है वो उन्हें मिलेगी और उसके बाद बाकायदा जो डिस्कशन है वो हो चुका है। जिस तरह से एक फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से भी पेश किया गया था उनके सामने है, इसके बाद वो सीटों के बाद वो भी सामने रखा गया था कि बीजेपी की तरफ से 126 सीटें दी गई थी और उनके सहयोगी पार्टी को दी गई थी, लेकिन उन्हें मान्य नहीं था इन सभी सीटों को लेकर। तो अभी भी कई चीजें सामने रखनी बाकी है, खास करके शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को लेकर। और ये जो स्थिति है ये 2 दिनों में क्लियर हो जाएगी। कल अमित शाह मुंबई में है, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे से मुलाकात करे, उद्धव ठाकरे से चर्चा करे और इस बात को लेकर फाइनल करे कि किस तरह से उनकी सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन हुआ है। जी बिल्कुल वसीम, अब जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक फेज में होने हैं, तो जो तमाम तर पार्टी के लीडरान है, कारकुनान है, कैसा जोश और खरोश देखने को मिला है, क्योंकि अब तैयारियां और भी जोरों से आगे बढ़ेंगी? जी जरूर, जिस तरह से नामों की घोषणा होनी थी और जो चुनावी मैदान में जो उतरने वाले हैं उनको भी वक्त मिलता है चुनाव लड़ने का। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इसके लिए मौका दिया जाए, साथ ही जो चुनावी हलचल है उस पर दिया जाए। इस वक्त बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे कि किस तरह से चुनावी माहौल में उनकी तैयारियां की गई है और किस तरह से उन्हें आगे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। चंद्रकांत पाटिल है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। जी आज दुपारी 12 वाजता निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होऊन त्यांनी सगळं वेळापत्रक घोषित केलेलं आहे। उमेदवारी अर्ज भरण्याचा पहिला दिनांक हा 27 आहे आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा 4 ऑक्टोबर आहे। 27 ते 4 आणि आता आज 21 ते 27 हा खूप मोठा कालावधी आहे आणि त्यामुळे युती 100% होणार, त्याची घोषणाही लवकरात लवकर होणार। आम्ही दोघेही आमच्या घटक पक्षांसहित निवडणुकीला सामोरं जायला सज्ज आहोत। युती आणि उमेदवार निश्चिती हे होत राहील, पण त्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये 50 प्रमुख म्हणजे एक पान ज्याच्यावर हार्डली पुढे एक 25-30 आणि मागे एक 25-30 असे 50 मतदार असतात। अशा 50 प्रमुखापर्यंत रचना लागल्यामुळे आम्हाला तशी निवडणुकीची काळजी करण्याचं कारण आहे। भाजपचा प्लॅन बी तयार आहे, युती 100% युती 100% होणार।
288च्या 288 मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आपल्या प्रत्येक ठिकाणी आपलाच उमेदवार उभा आहे अशा भूमिकेत काम करणार. जी पूर्वतयारी दोन्ही पक्षांनी केली त्या पक्षाचा उमेदवार नसेल तर दुसरा पक्ष जो आहे म्हणजे शिवसेनेचा उमेदवार असेल तर भारतीय जनता पार्टी असेल तर शिवसेना, हे आपली पूर्वतयारी पूर्ण ताकदीने त्या उमेदवाराच्या मागे लावणार. भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीचं किमान 220 जागा जिंकण्याचं टार्गेट आहे. ज्या प्रकारे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या महाजनादेश यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, त्यातून ही फिगर 220च्या पुढे गेली तर कोणाला आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. सातारा पोटनिवडणूक लागलेली नाहीये. सातारा पोटनिवडणुकीचं काय असं आहे की पोट निवडणूक लागणं किंवा निवडणूक लागणं हा निवडणूक आयोगाचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाने ह्या विषयात काय विचार केला असेल हे सांगण्या इतका मी काही ज्योतिषी नाही. हा प्रयत्न होता पण ती लागली नाही तर निवडणूक आयोगच ह्याचं समर्पक उत्तर देऊ शकेल. धोक्यात येईल असं तुम्हाला वाटतं का? साताऱ्याची सीट त्याच्यामुळे धोक्यात येईल, पोटनिवडणूक आता होत असं काही कारण नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज उदयनराजे पक्षात आलेले आहेत. वसीम भैया शुक्रिया आपका. हमारे साथ चंडीगढ़ से मनोज कुमार जुड़े हुए हैं. मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात को लेकर जो है तारीखों का ऐलान अब हो चुका है. ईसी ने तमाम तर जो इंतजामात है उसको लेकर भी तफसीली जानकारी दी है. किस तरह से पार्टी उम्मीदवार जो वहां पर है उनमें किस तरह का जोश खरोश देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां हरियाणा में देखने को मिल रही है असेंबली इंतखाबात को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए मुनाजा, आज चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जहां भी 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और अगर हरियाणा की हम बात करें तो 90 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं, जिनमें से 47 विधानसभा सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और 19 सीटें यहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल है इंडियन नेशनल लोकदल उसने जीती थी. लेकिन इस बार सिनेरियो बिल्कुल चेंज है. बीजेपी ने इस बार हरियाणा में 75+ सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो रखा है. और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि उन्हें पूरा विश्वास है 90 में से 75 सीटें बीजेपी इस बार जरूर जीतेगी. और अगर उन्होंने ये दावा किया तो उसके पीछे अगर हम आधार की बात करें तो वो यही है कि जो लोकसभा चुनाव भी हाल ही में हुए थे मई में, उसमें बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी. और अगर विधानसभा वाइज हम बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों में यानी कि 79 सीट्स पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी. लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, जो लग रहा है कि इस बार बीजेपी को सीधी टक्कर यहां पर देगी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल था वो टूट चुका है, उसमें 2 धड़े बन चुके हैं. इसलिए कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल इस वक्त है भी और वो टक्कर देगा. इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को बदला गया है और उनकी जगह कुमारी सैलजा राज्यसभा जो सांसद हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया गया है. तो उसके बाद से कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश जरूर है, लेकिन कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा. लेकिन बीजेपी बहुत लबरेज नजर आ रही है अपने चुनावी लक्ष्य को लेकर. और तीसरी जो प्रमुख पार्टी है वो जननायक जनता पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी है, दुष्यंत चौटाला जिसको लीड कर रहे हैं वो भी मैदान में है और इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में. तो 4 मुख्य पार्टियां हैं हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीटों पर अपना भाग्य आजमाएंगी. और चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनावी रंग में हरियाणा पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आ रहा है. चुनावी मंच सज चुका है. तो देखना होगा किस तरीके से चुनावी जो गतिविधियां वो आगे बढ़ेंगी. जी बिल्कुल मनोज, नॉमिनेशन का लास्ट डेट जो है 4 अक्टूबर है, तो कौन कौन से बड़े चेहरे मैदान में हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ 27 तारीख से नामांकन पत्र जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. और बड़े चेहरों की हम बात कर लें तो सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं. और बीजेपी में ये कहा भी जा रहा है कि 90 में से अगर कोई सीट अगर फाइनल है, टिकट फाइनल है तो सिर्फ मनोहर लाल खट्टर हैं. इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला. और अगर हम बात कर लें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो कि पंजाब लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे. इसके अलावा अगर हम बात कर लें कांग्रेस की तरफ से तो पूर्व सीएम मुख्यमंत्री जो रहे 10 साल तक हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि
पिछली बार 2014 में जब बीजेपी ने सत्ता उनसे ली थी तब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो एक बड़ा चेहरा है। कुमारी शैलजा हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगी जैसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा बात कर लें अभय चौटाला, जो कि नेता विपक्ष पहले थे, हालांकि अब नहीं है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हैं, तो अभय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला, ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो इस बार हरियाणा के चुनावी रण में हमें दिखाई देंगे। और कुछ और खिलाड़ी भी टिकट बीजेपी दे सकती है। बबीता फोगाट जो कि जानी मानी रेसलर हैं, वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, बीजेपी उनको भी चुनाव लड़वा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा में बीजेपी की जिस तरह से जीत हुई है, पर क्या जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस को लेकर के कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दिया है, तो क्या इस बार भी कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस को एक ही नजरिए में देखा जा सकता है। क्या जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा में परफॉर्म किया था, वही असेंबली में भी उसका इफेक्ट देखा जा सकता है? देखिए, आमतौर पर मुनाजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के इश्यूज अलग होते हैं। अगर मुद्दों पे वाकई में वोटिंग हुई और मतदान हुआ तो फिर हो सकता है कुछ डिफरेंस जरूर इसमें होगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दे बहुत अलग थे, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक बड़ा चेहरा थे जो सब मुद्दों पर भारी पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, लेकिन वो बात नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ नहीं, बल्कि उनके चेहरे के साथ साथ अपने कामों के आधार पर भी वोट मांगेंगे। और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है, मेरिट पर नौकरी जो दी गई है, जैसा कि खट्टर सरकार दावा करती है, उसने गेम चेंज किया है। और युवाओं को ऐसे ऐसे घरों में जो बहुत दूर दराज के गांव में लोगों को नौकरियां मिली, उससे मनोहर सरकार को ये पूरा भरोसा है कि वो 75+ का जो टारगेट है उसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। उन्होंने एक सिनेरियो एक तरीके से पूरे तरीके से चेंज कर दिया और उनका कहना है कि हम 75+ का जो सपना है बीजेपी का, इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जोर लगाए हुए हैं, उनके भी राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कुमारी शैलजा यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं वो भी पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनमें आपसी कलह इतनी ज्यादा है, इतनी धड़ेबाजी है कि आपस में ही कांग्रेस के बड़े नेता उलझे हुए हैं। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष पहले थे अशोक तंवर, उन्होंने साफ कह दिया कि जितना सहयोग मुझे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मिला, मैं भी उतना ही सहयोग अपने लीडरों को देने वाला हूं। तो ये कटाक्ष भी है, ये एक तरीके से उनकी जो दिल की बात है वो भी सामने आ गई। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से अपनी लीडरशिप का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया है। तो कांग्रेस के अगर आपसी कलह से उबर पाई तो फिर वो बीजेपी को टक्कर जरूर देगी और दे सकती है। कांग्रेस में ही दम है और किसी दल में अभी दिखाई नहीं देता इतना दम कि वो बीजेपी को बिल्कुल मनोज, और लोकसभा का फैक्टर जो है वो अलग रहता है और असेंबली इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा में इस बार बीजेपी बाजी मारती है या फिर कांग्रेस बाजी मार पाती है। बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।